हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 11th चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फोर्स। प्रीवियस सेशन में हमने ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर के अंडर हमें कवर करना है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अपने टॉपिक नंबर 1 की, यानी कि फोर्स की। आज के इस सेशन में हम फोर्स के ऊपर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है। फिर इसके बाद में फोर्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में यही सवाल आता है कि डिफाइन फोर्स। तो फोर्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन आज के इस सेशन में हम समझेंगे। फिर इसके बाद में सपोज मैं बोल रही हूँ कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर ये फोर्स लग ही क्यों रहा है, यानी कि फोर्स का कॉज क्या है। तो एक फोर्स का क्या कॉज होता है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आज के हमारे इस सेशन में। फिर इसके बाद में एक और सवाल उठता है कि क्या हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, यानी कि क्या फोर्स का कोई मैग्नीट्यूड होता है, क्या फोर्स का कोई डायरेक्शन होता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम पता करेंगे आज के हमारे इस सेशन में। तो आई होप इस सेशन में हम करने क्या वाले हैं, इस सेशन का टारगेट क्या है, ये सभी बच्चों का है एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो एक काम करते हैं ना, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम अपने चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के फर्स्ट टॉपिक फोर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, आज के इस सेशन का टारगेट मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ कि आज के इस सेशन में हम जो भी बातें करेंगे ना, उन सभी बातों से ये जो फोर्स की डेफिनेशन दी गई है ना यहाँ पे, ये फोर्स की डेफिनेशन हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी चीज़ें आज के इस सेशन में हम सीखेंगे, उन सभी चीज़ों से ये जो फोर्स की डेफिनेशन है ना, ये बिल्कुल हमको क्लियर हो जानी चाहिए। आखिर ये डेफिनेशन बोल क्या रही है कि फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। यानी कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो कि क्या कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या जो उसका स्टेट ऑफ मोशन है, उसको वो चेंज कर सकता है। इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, एंड अ डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी होता है फोर्स का। द डायरेक्शन टूवर्ड्स विच द फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, वही क्या हो जाता है, फोर्स का डायरेक्शन हो जाता है। एंड द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है भाई, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपने फोर्स को अप्लाई किया है। तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि हम फोर्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इसकी जो डेफिनेशन है ना, डिफाइन तो आपने कर दिया, लेकिन ये जो फोर्स की डेफिनेशन है ये अभी हमको समझ में ठीक से नहीं आई है। कोई बात नहीं, हम अपने सेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं फोर्स के ऊपर, और उन सभी चीज़ों से जो है ना, ये डेफिनेशन आपकी जो फोर्स की है ये सबको क्लियर हो जाएगी। तो हमारे सेशन का टारगेट क्या है कि इस सेशन के एंड तक हमें ये डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए बस। चलो, अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी समझाया था कि किताबों में जो है ना ऐसा लिखा रहता है कि फोर्स क्या है, इट इज़ अ पुल और अ पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पुल है, जो पुश है, उसी को हम बोलते हैं क्या, कि वो एक फोर्स है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हेन वी वांट टू क्लोज अ डोर वी हैव टू पुश द डोर हैंडल विद आवर हैंड। कि जब भी हमको किसी गेट को बंद करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके हैंडल को जो है ना पुश करते हैं। ये आपको GIF दिखाई दे रहा होगा, ये बच्ची क्या कर रही है, एक डोर को क्लोज कर रही है। कैसे क्लोज कर रही है, तो उसका हैंडल पकड़ करके उसको पुश कर रही है। ठीक है, इस पुश का नतीजा क्या है, इस पुश का रिजल्ट ये है कि डोर क्लोज हो रहा है। And when we want to open the door, we have to pull the door handle with our hand। और जब हमको किसी डोर को खोलना होता है तो हम क्या करते हैं, डोर का जो हैंडल होता है उसको पकड़ करके हम खींचते हैं, यानी कि पुल करते हैं। तो देखो, आपने देखा होगा जब भी हम कभी मॉल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है, किसी भी शॉप को जब हम विजिट करते हैं तो उसकी जो शॉप का जो भी डोर होता है वहाँ पे लिखा रहता है कि पुल करो, किस चीज़ के लिए, इसको खोलने के लिए। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, डोर के हैंडल को पकड़ करके खींचते हैं, डोर अपने आप खुल जाता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप जो डोर को पुश कर रहे हो या डोर को जो पुल कर रहे हो, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है कि डोर या तो बंद हो रहा है या खुल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दिस मीन्स दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ ईदर टू बी पुश्ड
और पुल्ड। यानी कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मूव करवाना है, तो या तो इसको जो है ना आई लगा लेना, यहाँ पे ये ईदर होगा, ठीक है ना, आई लगा लेना कि या तो उसको आपको पुल करना पड़ेगा या उसको पुश करना पड़ेगा। बिना पुश और पुल के कोई ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे मूव नहीं कर सकता। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप डोर को पुल नहीं करोगे या उसको पुश नहीं करोगे तो ना ही वो खुलेगा ना ही वो बंद होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जैसे कि मैं आपको हमेशा से बता रही हूँ, प्रीवियस सेशन से भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किताबों में यही एक स्टेटमेंट जो है ना आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि एक फोर्स क्या है, कि ये एक पुल है या पुश है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। आई बात समझ में? तो अभी तो हम इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि हाँ भाई ये वाला पॉइंट सही बोल रहा है कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुल या पुश नहीं लगाओगे तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलने वाला, वो बैठा रहेगा एकदम ढीठ बन के। अब क्या बोला जा रहा है, द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को आपने पुश किया है या उसको पुल किया है वही क्या हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर वाली स्टेटमेंट में बता दिया है कि एक फोर्स क्या है। एक फोर्स को हम बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो पुल है या जो पुश है उसी को हम बोलते हैं क्या, फोर्स। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रही हूँ तो एग्जैक्टली मैं कर क्या रही हूँ, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही हूँ। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही हूँ, उसको पुल कर रही हूँ, तो एग्जैक्टली मैं कर क्या रही हूँ, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ। तो जिस डायरेक्शन में मैंने उस ऑब्जेक्ट को पुश किया है वो क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में मैंने उस ऑब्जेक्ट को पुल किया है, यानी कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही हूँ, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मेरी तरफ हो जाएगा। आई बात समझ में? We open और close a door by applying force। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डोर के ऊपर उसको हम क्लोज कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, कैसे, by applying force। When we push the door to close it, देखो दरवाजे को खोलने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, है ना। आप बोलोगे कि मैम हमारे घर का जो गेट है, आप बोल रहे हो कि किसी भी गेट को बंद करना है, डोर को बंद करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली उसको पुश कर देते हैं। लेकिन हमारे घर का गेट ऐसा नहीं है, हम तो क्या करते हैं, जब उसको ऐसे पकड़ करके खींचते हैं तो हमारे घर का जो डोर है, जो गेट है, वो बंद होता है। तो उल्टा भी हो सकता है ना। तो बेसिकली कंक्लूजन हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि जब भी किसी भी डोर को क्लोज करना है या ओपन करना है, आपको कोई ना कोई फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। या तो आप पुश करोगे या आप उसको पुल करोगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब सपोज हमें क्या करना है, एक डोर को वी पुश द डोर टू ओपन इट, या आप इसको क्लोज भी बोल सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, डोर को पुश कर रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए या ओपन करने के लिए। देन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द डोर इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम अस, कि सपोज हम क्या कर रहे हैं, एक गेट को बंद कर रहे हैं, बंद करने के लिए हम उसको पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कैसा है, अवे फ्रॉम अस है, यानी कि हमसे दूर है। वहीं अगर हम किसी को अपनी तरफ खींचते हैं, हम क्या कर रहे हैं, डोर को सपोज आप बोल रहे हो कि ओपन कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो उस समय जो आप फोर्स लगा रहे हो वो कहाँ होगा, टुवर्ड्स अस होगा, यानी कि हमारी तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एंड व्हेन वी पुल द डोर, इसको काट करके ओपन कर लेना चाहो तो ओपन इट, देन वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द डोर इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स अस, अपनी तरफ हम फोर्स लगाते हैं। Forces are used in everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि हमारे दिन भर में कई सारे एक्शंस होते हैं जहाँ पे फोर्स जो है ना यूज़ होता ही है। दरवाजे को खोलने बंद करने में तो फोर्स यूज़ हो ही रहा है। इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ उठानी है ना, लिफ्ट करनी है, यानी कि ग्राउंड के लेवल से उसको उठाना है, तो इस लिफ्टिंग में भी एक फोर्स यूज़ हो रहा है, भले वो चीज़ हल्की हो या भारी हो, डजेंट मैटर। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हमें ग्राउंड से ऊपर उठाना है, सरफेस से ऊपर उठाना है, तो वो हल्का हो चाहे भारी हो, फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा, लिफ्ट हमें करना ही पड़ेगा, और इसमें हम क्या कहते हैं, लिफ्टिंग में फोर्स अप्लाई होता ही है। स्ट्रेचिंग, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ करके स्ट्रेच कर रहे हैं, कि सपोज हमारे पास क्या है, एक रबर बैंड है और उस रबर बैंड को हम पकड़ के खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, तो इस स्ट्रेचिंग से क्या होगा, ये स्ट्रेचिंग क्या है, ये एक तरीके का फोर्स ही तो है। फिर इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, पकड़ करके ट्विस्ट कर रहे हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक गीला कपड़ा है, अब हम चाह रहे हैं कि इसका जो पूरा पानी है वो निकल जाए इससे, तो हम क्या करेंगे, उस कपड़े के दोनों एंड्स को पकड़ करके हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, इसको यहाँ घुमाएंगे, इसको यहाँ घुमाएंगे, तो इससे क्या होगा, कपड़ा जो है वो ट्विस्ट हो जाएगा, और इस ट्विस्टिंग से जितना भी पानी कपड़े के अंदर होगा वो सब निकल जाएगा। तो ट्विस्टिंग क्या है, एक फोर्स ही तो है। एंड प्रेसिंग, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है
या हमारे पास एक बॉल है, तो उस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, पकड़ करके दबा रहे हैं। तो ये जो प्रेसिंग है, इस प्रेसिंग में भी तो आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स ही तो अप्लाई कर रहे हो ना। तो हमारे एवरीडे एक्शंस में फोर्स यूज होता ही होता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम हम तो फोर्स का यूज करते नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी जो है ना फोर्स का यूज ना करे। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देख लो, अ फोर्स इज यूज व्हेन वी पुश या किक अ फुटबॉल। जब हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं या उसको पुश करते हैं तो भी एक फोर्स वहाँ पे लग ही रहा है। अ फोर्स इज यूज व्हेन वी पुल अ डोर, जब हम डोर को पुल कर रहे हैं तो भी फोर्स लग रहा है। जब हम एक बॉक्स को, अ फोर्स इज यूज व्हेन वी लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर, हम जब किसी बॉक्स को फ्लोर से ऊपर उठाते हैं, लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो भी हम बोलते हैं कि फोर्स लगता ही है। अ फोर्स इज यूज व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड, अ फोर्स इज यूज व्हेन वी twist a wet cloth to squeeze out water, and a force is used when we press the brake pedal of a car। जब हम किसी कार की ब्रेक्स लगाते हैं तो भी जो है ना फोर्स लगता है। कार क्या, अगर आप साइकिल भी चला रहे हो तो भी अगर आपको अपनी साइकिल को रोकना होता है, क्या करते हो, ब्रेक्स को दबाते हो, आप ब्रेक्स को प्रेस करते हो। तो जो आपने ब्रेक्स को प्रेस किया है ये भी तो क्या है, एक फोर्स ही तो है। The fallen leaves of trees fly away with wind because the force of the wind pushes them away। अब ये सारे तो एग्जाम्पल्स वो वाले हैं जिसको कि हम अपने डेली लाइफ की कुछ ना कुछ एक्शंस में जो ना कहीं लगाते ही हैं। कुछ फोर्सेस ऐसे भी हैं जो नेचर में अपने आप लग जाते हैं, जैसे कि पेड़ों की जो सूखी पत्तियां जो नीचे गिरी रहती हैं वो भी हम बोलते हैं कि हवा में बह जाती हैं। तो हवा से क्यों बह जाती हैं, क्योंकि हवा जो है आप बोल सकते हो कि उसमें भी एक फोर्स होता है, ठीक है ना। सो बिकॉज द फोर्स ऑफ विंड पुशेज दैम अवे। अगर हम बोल रहे हैं कि हवा चलने से पत्तियां जो है वो, पेड़ सपोज यहाँ था और पत्तियां नीचे गिरी हुई थी, तो हवा चली, इस हवा के कारण जो पत्तियां हैं वो उड़ करके यहाँ आ गई। तो वो उड़ करके वहाँ क्यों आई, क्यों चली गई, क्योंकि जो हवा चली उस हवा में क्या था, एक फोर्स था। उस विंड के फोर्स के कारण जो पत्तियां हैं वो यहाँ से यहाँ उड़ करके आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद में इवन द रूट्स ऑफ सम हट्स fly away during a storm because the force of strong winds pushes them away। आपने देखा होगा कि जब काफ़ी तेज़ तूफान आ जाता है तो इस तूफान में हम बोलते हैं कि पेड़ उखड़ जाते हैं, जो घर की जो छतें होती हैं वो जो कच्चे घर होते हैं बेसिकली, उन कच्चे घरों की जो छत है वो उखड़ करके जो है ना हवा में बह जाती है। या कभी कभी तो हम बोलते हैं कि जो छोटी सी झोपड़ी वगैरह जो होती हैं, हट्स वगैरह जो होती हैं, वो तक जो है ना स्ट्रॉन्ग विंड्स की के उसमें आप बोल सकते हो कि बह जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स का जो फोर्स है ना वो फोर्स बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। And when we fly a kite, we can actually feel the force or push of the wind on it। और जब हम पतंग उड़ाते हैं, अगर आपने कभी उड़ाई हो तो आपको ये बात और आसानी से क्लियर हो जाएगी कि जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो उसके ऊपर भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पतंग कहाँ उड़ती है भाई, हवा में उड़ती है, तो हवा का भी क्या होता है, हवा भी हम बोलते हैं कि एक फोर्स लगाती है। तो ये जो फोर्स है जो कि हवा लगा रही है काइट के ऊपर, वो आसानी से जो है ना हमें पता चलता है कब, जब हम काइट को फ्लाई करते हैं, यानी कि जब हम पतंग को उड़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि हर जगह क्या है, फोर्स लग ही रहा है। किसी भी चीज़ को अगर आप बोल सकते हो कि मूव करवाना है तो आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा, या इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर आपको किसी चीज़ को मूव करवाने से रोकना है, कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कैसा मूविंग है और अगर और क्या करना चाहते हो, आप उसको रोकना चाहते हो, तो उस पर भी आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो हर जगह फोर्स लग ही रहा है। तो एक आप बोल सकते हो कि कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि फोर्स को अभी तक हमने डिफाइन कैसे किया है। इट इज़ अ पुल और अ पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला पुल या पुश क्या है, एक फोर्स ही है, ठीक है। और हर कहीं आपको एवरीडे आपके जो एक्शंस होते हैं उनमें भी जो है ना फोर्स यूज़ होता है। नेचर में भी देखो, अब हवा चल रही है तो हवा जो चलती है उसका भी क्या है, एक फोर्स है। उस फोर्स से आप बोल सकते हो कि जो पत्तियाँ हैं पेड़ों की वो जो है ना उड़ जाती हैं, या अगर वो फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ तो उस स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण आप बोल सकते हो कि पेड़ ही जो है ना पूरे के पूरे उखड़ जाते हैं, लोगों के घर की छतें उड़ जाती हैं। तो हर जगह फोर्स यहाँ पे लगता ही है। चलिए अब इसके बाद में यहाँ पे एक वर्ड है इंटरैक्शन। इस इंटरैक्शन वर्ड को आपको समझना होगा। क्यों, फोर्स के बारे में अभी तक हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, अब हम धीरे धीरे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये फोर्स लग ही क्यों रहा है। ये समझ में आ गया कि फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स लग क्यों रहा है, आखिर इस फोर्स का कॉज क्या है। अब कॉज को समझने के लिए सबसे पहले ये जो वर्ड है ना इंटरैक्शन, ये एक बार आप समझ लो। इस इंटरैक्शन में क्या बोला जा रहा है कि इंटरैक्शन मीन्स रेसिप्रोकल एक्शन। इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, एक रेसिप्रोकल एक्शन, यानी कि एक उल्टा एक्शन।
इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स टू ऑब्जेक्ट्स। हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी इंटरेक्शन होता है तो उसमें हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते ही होते हैं। इन इंटरेक्शन ईच ऑब्जेक्ट एक्ट्स इन सच अ वे एज टू हैव एन इफेक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी इंटरेक्शन होता है, हमको ये समझ में आएगा कि जब भी कोई इंटरेक्शन होता है तो उसमें दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब उसमें होता क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो कुछ इस तरीके से एक्ट करता है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपना एक इफेक्ट लगाए। आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि इंटरेक्शन में हमेशा एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, और उस इंटरेक्शन में होता क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो, हर एक ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा कि सामने वाले के ऊपर वो एक इफेक्ट छोड़े, वो एक इफेक्ट जो है ना लगाए। इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स, इंटरेक्शन मीन्स टू एक्ट ऑन ईच अदर। तो आप इसको आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हो कि इनकी इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर एक्ट करना, मीन्स टू एक्ट ऑन ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट लगाने को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बोलते हैं। ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ अ फोर्स। An interaction of an object with another object results in a force between the two objects. जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तभी उस इंटरेक्शन से हम बोलते हैं कि फोर्स निकल करके आता है। फोर्स को कोई अपने आप से शौक नहीं होता है आने का, लेकिन जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर ही रहे होते हैं तो फिर फोर्स को वहां पे आना ही पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, a force arises due to the interaction between two objects. At least two objects must interact with each other for a force to come into play and show its effect. यानी कि एटलीस्ट हम बोलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को तो आना ही पड़ता है, इंटरेक्ट करना ही पड़ता है, ताकि फोर्स जो है ना उनके बीच में आए और अपना असर दिखाए, इफेक्ट दिखाए। इसको हम समझ कैसे सकते हैं एग्जाम्पल से। If there is no interaction between two objects, a force can show no force can show its effect. अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम बोलते हैं कि इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा होगा तो कोई भी फोर्स जो है ना अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कार दिखाई दे रही होगी और इस कार के पीछे खड़ा एक इंसान दिखाई दे रहा होगा, एक मैन दिखाई दे रहा होगा। अभी इन दोनों के बीच में, यानी कि कार और मैन के बीच में किसी भी तरह का कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। कार दूर खड़ी है और मैन हम बोल रहे हैं कि जो आदमी है वो उसके पीछे खड़ा हुआ है। सो सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। कार भी कैसी है, स्टेशनरी है, रुकी हुई है। सिंस देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड द कार, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कार एंड हेंस द कार डज नॉट मूव। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो बंदा खड़ा है, जो आदमी खड़ा है कार के पीछे, इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है कार के साथ। कार और मैन के बीच में आप बोल सकते हो कि एक ऐसा डिस्टेंस है, एक ऐसा प्रॉपर डिस्टेंस है जिसके कारण दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अब कार का काम क्या है, कार का काम है चलना, लेकिन अभी तो कार यहाँ पे चल ही नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि अभी कोई भी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स, अभी यहाँ पे हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन है, एक आदमी है, पहला तो आदमी है और दूसरा क्या है, कार है। तो अभी हम बोल रहे हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। और अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, इफ देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, नो फोर्स कैन शो इट्स अफेक्ट। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो कोई भी जो है ना आप बोल सकते हो कि फोर्स वहाँ पे लगेगा ही नहीं, और अगर फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब कोई भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या, ये वाला केस आपको समझ में आया? अब देखो, नाउ सपोज the man pushes the car with his hands due to which the car starts moving. अब दूसरा केस क्या हुआ कि अब जो बंदा खड़ा था कार के पीछे, अब वो इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसके साथ, कार के साथ। कैसे? तो अब वो उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कार को धक्का देने की कोशिश कर रहा है। इससे होगा क्या कि when the man pushes the car, there is an interaction between the man and the car. During this interaction, a force arises which acts on the car and makes it move in the direction of applied force. और जिस समय ये इंटरेक्शन हो रहा होगा उसी समय हम बोलते हैं कि एक फोर्स निकल करके आएगा, और ये फोर्स कहाँ लगेगा, कार पे लगेगा। कहाँ लगेगा? which acts on the car and makes it move in the direction of applied force. ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, और इस फोर्स के कारण होगा क्या कि कार चल जाएगी, कार जो है ना मूव कर जाएगी, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कार डिस्प्लेस हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है कि फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स ने अपना इफेक्ट दिखा दिया। आपको कैसे समझ में आएगा कि फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बोल रहे हैं कि कार मूव कर जाएगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है ना फोर्स लग रहा है।
कई बार ऐसा भी होता है कि फोर्स लगता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। एक दीवार को पुश करके देखो आप, दीवार तो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। आप चाहे अपने हाथों से उसे कितना ही पुश क्यों ना कर लो, कितना ही दम क्यों ना लगा लो, कितना ही फोर्स क्यों ना लगवा लो, दीवार नहीं हिलेगी। इसका मतलब क्या आपने फोर्स नहीं लगाया? फोर्स लगाया तो था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, यानी कि आपको यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट नजर नहीं आया। फोर्स तो बच्चे ने लगाया था, आपने लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कार जो मूव हुई है उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो फोर्स उसके ऊपर, कार के ऊपर एक फोर्स लगा था, फोर्स लगा था, उसी का इफेक्ट क्या रहा कि कार जो है डिस्प्लेस हो गई। सवाल ये है कि आखिर ये फोर्स आया कहाँ से? तो भाई मैन क्या कर रहा था? कार को पुश कर रहा था, यानी कि मैन और कार के बीच में एक इंटरेक्शन हुआ था और इसी इंटरेक्शन के कारण फोर्स निकल करके आया और कार पे लगा। कहाँ लगा? तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया था उसी अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में जो है ना फोर्स लग गया और उसका इफेक्ट क्या रहा कि कार मूव कर गई। तो यहाँ पे एक और चीज हमें समझ में आई कि फोर्स आखिर निकल करके कहाँ से आता है, फोर्स का कॉज क्या होता है। कॉज बड़ा इसका आसान है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन में दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर आप बोल सकते हो कि काम करते हैं या कुछ ऐसे एक्ट करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर क्या आए, उनका इफेक्ट आए। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन से फोर्स निकल करके आता है और अगर फोर्स आता है फिर उसका इफेक्ट भी हमको नजर आ जाता है। जब इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, जब बंदा कार के पीछे चुपचाप खड़ा हुआ था, तब कोई भी यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है, बंदा पीछे से कार को धक्का दे ही नहीं रहा है, ना कार जाकर के बंदे को धक्का दे रही है। इसका मतलब क्या कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और अगर इंटरेक्शन नहीं होगा कोई भी फोर्स जो है ना आएगा नहीं, और अगर कोई फोर्स नहीं आएगा इसका मतलब क्या कि आपको फोर्स का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ना बंदा अपनी जगह से हिलेगा, ना कार ही अपनी जगह से हिलेगी। आई बात समझ में? तो फोर्स क्या है ये हमें समझ में आया है ना। एक डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई कि फोर्स क्या होता है, पुल या पुश जो भी है वो हमें समझ में आ गया। इस फोर्स का कॉज क्या है, क्यों फोर्स आता है, वो हमें समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस सेशन के एंड तक, वो जो हमने सेशन की स्टार्टिंग में एक फोर्स की डेफिनेशन देखी थी ना, इस सेशन के एंड तक हम वो सारी पॉइंट्स कवर कर लेंगे जिन पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस एक डेफिनेशन को समझ सकते हैं। चलिए अब here the two objects or things which are interacting for the force to come into play and show its effect are the man and the car. In the above example of a stationary car and the only man is capable of applying force to the stationary car. ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वो जो ऊपर हमने एग्जाम्पल पढ़ा है उसमें हम बोलते हैं कि केवल जो आदमी है वो हम बोलते हैं कि कैपेबल है फोर्स अप्लाई करने के लिए किसके ऊपर, एक स्टेशनरी कार के ऊपर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल टू अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर देन द इंटरेक्शन बिटवीन देम कैन बी पुशिंग और पुलिंग। यानी कि अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन जो इंटरेक्शन होगा बिटवीन देम वो पुशिंग का भी हो सकता है और पुलिंग का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द टू बॉयज शोन आर इंटरेक्टिंग एंड अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर बाय पुशिंग ईच अदर। अब यहाँ पे देखो दो बच्चों की लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में हो क्या रहा है कि दोनों ही बच्चे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मतलब कि पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही जो बच्चे हैं इनके बीच में क्या हो रहा है, एक इंटरेक्शन हो रहा है और इस इंटरेक्शन के कारण हम बोलते हैं कि क्या आएगा, फोर्स आएगा। वो फोर्स क्या होगा, ये वाला बच्चा इसको धक्का देगा, ये वाला बच्चा इसको धक्का देगा। जिसका धक्का स्ट्रांग होगा, सपोज ब्लू वाला जो बच्चा है इसका जो धक्का है, जो पुश है वो स्ट्रांग है, तो जो रेड वाला बच्चा है वो पीछे की तरफ पुश हो जाएगा। या अगर रेड वाले बच्चे का पुश स्ट्रांग है तो जो ब्लू वाला बच्चा है वो पीछे की तरफ हम बोलते हैं कि धक्का खा करके आ जाएगा, उसके ऊपर आपको फोर्स का इफेक्ट नजर आने लगेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था कार और पर्सन वाला, मैन वाला, उसमें हम बोल रहे हैं कि सिर्फ जो मैन था वो कार के ऊपर जो है ना एक फोर्स लगा रहा था जिसके कारण जो कार है वो आगे मूव कर रही थी। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मतलब आप बोल सकते हो कि केवल दो ऑब्जेक्ट्स में से केवल जो एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा था, दूसरे के ऊपर फोर्स लगवा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इंटरेक्शन में दोनों ही ऑब्जेक्ट्स, दोनों ही बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स क्या हो रहा है, या तो पुल हो रहा है या तो पुश हो रहा है। इस केस में आप बोल सकते हो कि पुशिंग हो रही है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट केस क्या है, ऑन द अदर हैंड द मैन एंड द काउ आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग बट दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर बाय पुलिंग ईच अदर।
अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इस केस में, इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में बंदा क्या कर रहा है, एक गाय को पकड़ करके खींच रहा है, ठीक है। बंदा गाय को पकड़ करके खींच रहा है और गाय क्या कर रही है, उसको रेजिस्ट कर रही है कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो इन टर्न हुआ क्या कि गाय भी क्या कर रही है, बंदे को पकड़ करके अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, द मैन एंड द काउ आर ऑल्सो इंटरेक्टिंग। यहाँ पे भी मैन और काउ क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर बाय पुलिंग ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगा रहे हैं। देखो जब भी इंटरेक्शन होगा फोर्स तो आने ही वाला है, लेकिन ये फोर्स क्या हो रहा है, फोर्स ऑन ईच अदर बाय पुलिंग ईच अदर। एक दूसरे को खींच कर क्या कर रहे हैं वो लोग, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में हम बोल रहे हैं कि बच्चे एक दूसरे को धक्का दे करके एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, काऊ और मैन एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन कैसे, एक दूसरे को पुल करके, ठीक है। इन दिस केस द मैन इज पुलिंग काऊ एंड द काऊ इज ऑल्सो पुलिंग द मैन। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। तो कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें हमने अभी तक समझ पढ़ी हैं, आई होप सबको समझ में आई होंगी। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एक और कंसेप्ट आ गया है फोर्स का, एक और पॉइंट आ गया है फोर्स का जो कि हमें डिस्कस करना है कि क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, क्या फोर्स का कोई डायरेक्शन होता है। तो इसका जवाब है यस, फोर्स का डायरेक्शन भी होता है और फोर्स का बाकायदा मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके हेल्प से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। An adult man can apply large force on an object, whereas a child can apply only a small force on an object. अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हाँ, फोर्स का क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि सपोज हम बोलते हैं कि एक बहुत ही भारी सा ब्लॉक है, ठीक है ना, एक बहुत ही भारी सा ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक को क्या करना है, धक्का देना है, इसको पुश करना है। सपोज इस ब्लॉक का जो वजन है वो कितना है, 90 kg है। कितना वजन है इस ब्लॉक का, 90 kg है। अब एक छोटा सा बच्चा आया, वो क्या कर रहा है, इस डब्बे को, इस ब्लॉक को धक्का दे रहा है, लेकिन इस धक्के से कुछ हो नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी जो है ना अपनी जगह से ये डिस्प्लेस नहीं हुआ है। तो क्या बच्चे ने दम नहीं लगाई थी, बच्चे ने फोर्स नहीं लगाया था, बिल्कुल लगाया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं। अब उस बच्चे की जगह पे बच्चे के पापा आए हैं, पापा जी आए हैं। अब फादर क्या कर रहा है, आकर के इस 90 किलो के बॉक्स को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ क्या कि उनके धक्के के कारण ये जो ब्लॉक है, ये जो डब्बा है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया और कहाँ आ गया, अब हम बोलते हैं कि पॉइंट बी पर आ गया। पहले पॉइंट ए पे था, अब वो पॉइंट बी पर आ गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉक्स का, वो क्यों हुआ है, क्योंकि अब पिताजी ने जो धक्का लगाया, जो फोर्स लगाया, वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ था कि उस फोर्स के कारण जो डब्बा है वो डिस्प्लेस कर गया। क्या बच्चे ने फोर्स नहीं लगाया था, लगाया था, लेकिन उसका फोर्स जो है ना थोड़ा सा कम था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतना इनफ नहीं था कि वो 90 किलो के बॉक्स को जो है ना डिस्प्लेस कर पाए। लेकिन जो पिताजी ने आकर के फोर्स लगाया, उनका जो फोर्स था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि 90 किलो का जो बॉक्स है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस कर गया। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि एन एडल्ट मैन कैन अप्लाई लार्ज फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वेयर एज अ चाइल्ड कैन अप्लाई ओनली अ स्मॉल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। This means that a force can be larger or smaller than the other force. इसका मतलब क्या है कि एक जो फोर्स है ना वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है एक दूसरे फोर्स से। यहाँ पे जो बच्चे ने जो फोर्स लगाया था वो कैसा था, छोटा था पिताजी के फोर्स से। या आप ये भी बोल सकते हो कि पिताजी का जो फोर्स था वो बच्चे के फोर्स से कैसा था, ज़्यादा था। तो कोई भी फोर्स जो है ना एक दूसरे फोर्स से या तो छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, इनफैक्ट हम बोलते हैं कि बराबर भी हो सकता है। हम बोलते हैं कि पिताजी के भाई आ गए, यानी कि चाचा जी आ गए, चाचा जी भी क्या कर रहे हैं, उस बॉक्स को धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पिताजी और चाचा जी दोनों ही जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कैसे हैं, बराबर बराबर के हैं। तो फोर्स दूसरे फोर्स से बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इतना सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब हम बोलते हैं कि किसी भी फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड से कर सकते हैं। अब ये तो हम बोल रहे हैं कि बच्चे का फोर्स पिताजी के फोर्स से कम है, पिताजी का फोर्स बच्चे के फोर्स से ज़्यादा है, पिताजी और चाचा जी का जो फोर्स है वो कैसा है, बराबर बराबर है। लेकिन जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। तो किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, या आप ये भी बोल सकते हो कि किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम मैग्नीट्यूड का यूज़ करते हैं, हम एक वैल्यू देते हैं।
आई बात समझ में? जैसे कि मैंने बोला कि मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत लंबी है, तो कितनी लंबी है ये आपको कैसे पता चलेगा? जब तक मैं आपको उसकी हाइट फीट में नहीं बताऊंगी, जब तक मैं आपको उसकी हाइट सेंटीमीटर्स में नहीं बताऊंगी, जब तक मैं आपको कोई वैल्यू नहीं बताऊंगी, तब तक आपको थोड़ी ना समझ में आएगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरी फ्रेंड जो है उसकी हाइट कितनी है, 6 फीट है, तो आप बोलोगे कि हाँ मैम की जो फ्रेंड है उसकी हाइट काफ़ी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक वैल्यू बताई है, मैंने आपको मेरी फ्रेंड की हाइट का क्या बताया है, एक मैग्नीट्यूड बताया है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरी फ्रेंड की जो हाइट है वो छोटी है, यानी कि 150 सेंटीमीटर की है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैम की जो हाइट है, मैम की जो फ्रेंड की हाइट है वो कैसी है, छोटी है। क्यों? क्योंकि मैम ने उसकी वैल्यू बताई है। कितनी बताई है? 150 सेंटीमीटर बताई है। तो ऐसे ही अगर आपको किसी फोर्स की स्ट्रेंथ के बारे में जानना है कि जो गिवन फोर्स है या जो अप्लाइड फोर्स है वो कमज़ोर है या आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग है, वो है कैसा एग्जैक्टली फोर्स, तो उस फोर्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या चाहिए है, एक मैग्नीट्यूड चाहिए है। So the magnitude of a force is expressed in the SI unit of force called Newton. जैसे कि मैंने आपको बोला, चलो मैं आपको बोलूँ मेरी फ्रेंड की हाइट बहुत लंबी है और कितनी है, 6 है, तो आप बोलोगे कि मैम ये 6 क्या होता है, 6 सेंटीमीटर, 6 इंच, 6 फीट, कोई यूनिट भी तो बताओ ना। सिर्फ ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस वैल्यू दे दी उठा करके, एक नंबर दे दिया उठा करके कि फ्रेंड की हाइट कितनी है, 6 है। इस टेबल की हम बोलते हैं कि या मेरे घर से मेरा जो ऑफिस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 है, तो आप बोलोगे कि मैम ये 10 क्या होता है। अगर आप डिस्टेंस बता रहे हो तो डिस्टेंस की कोई यूनिट भी तो होनी चाहिए ना। आप 10 किलोमीटर बोलो, 10 मीटर बोलो, तो हमें समझ में आएगा, हम एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है ना कैलकुलेट कर पाएंगे कि हाँ मैम और उनके ऑफिस, मतलब उनके घर और उनके ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 किलोमीटर का है। मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड की हाइट कितनी है, 6 है, तो 6 से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक मैं 6 के साथ उसकी यूनिट नहीं लगाऊंगी, यानी कि जब तक मैं फीट नहीं बोलूंगी तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि मेरी फ्रेंड की हाइट कितनी है और कितनी नहीं है। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है 10, तो आप बोलोगे कि ये 10 क्या होता है। अगर मैंने बोला कि जो फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10 न्यूटन है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स एग्जैक्टली कितना हो सकता है। तो जब तक आप यूनिट नहीं लगाओगे तब तक आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होता है, अधूरा होता है। तो यहाँ पे क्या वर्ड आया है, क्या सेंटेंस लिखा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एसआई यूनिट यूज करते हैं फोर्स की, और वो एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, जिसको कि हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कैपिटल एन लिखते हैं। तो यहाँ से हमको एक कौन सा पॉइंट मिला कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो जब भी हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करना होता है हमेशा हम न्यूटन में ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन इज द फोर्स विच कैन मेक an object of 1 किलोग्राम मास टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो कई बार सवाल में आता है कि 1 न्यूटन फोर्स को जो है ना आप डिफाइन करो। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, ये वो फोर्स है जो कि 1 केजी मास वाले ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, कितने स्पीड पर, तो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 केजी है और वो उसको मूव करवाने के लिए कैसे मूव करवा रहे हो, विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड के साथ 1 केजी मास वाले आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जितना आपने फोर्स लगाया है वो क्या कहलाया जाएगा, 1 न्यूटन फोर्स कहलाया जाएगा। आई बात समझ में? तो डेफिनेटली फोर्स का क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड भी होता है, और उस मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, ये मैग्नीट्यूड होता क्या है, बेसिकली फोर्स की स्ट्रेंथ को, फोर्स की जो स्ट्रेंथ है ना उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड आता है। कि अगर आपको पता करना है कि फोर्स कैसा लग रहा है, कम लग रहा है, मतलब कि जो अप्लाइड फोर्स है वो सामने वाले फोर्स से कम है या सामने वाले फोर्स से ज़्यादा है या सामने वाले फोर्स से बराबर है, तो आप कैसे किसी फोर्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप मैग्नीट्यूड के हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये मैग्नीट्यूड भी हम बोलते हैं कि एक्सप्रेस होता है एसआई यूनिट के फॉर्म में फोर्स की, जो कि क्या है, न्यूटन है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि along with the magnitude of force the direction in which a force acts is also to be specified or taken into account this। चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि फोर्स का हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है इसको भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसको भी कंसिडर करना पड़ता है।
दिस इज बिकॉज इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन of the applied force changes, the effect produced by the force also changes. क्या बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों है, क्यों हम हमेशा ये क्यों बोल रहे हैं ना कि मैग्नीट्यूड तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ हमको डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज बिकॉज अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन हम बोलते हैं कि अप्लाइड फोर्स का क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स के द्वारा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. When two forces act on an object, then two cases arise. Either the force act in the same direction or the forces act in the opposite directions. सवाल ये है कि आखिर ये पॉइंट हमसे बोलना क्या चाह रहा है. इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक सा एग्जाम्पल, कि हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं. पहला फोर्स F1 लग रहा है और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, F2 लग रहा है. ठीक है, तो ये पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं तो दो केसेस या दो पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं. पहला केस क्या हो सकता है कि द फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, कि जो दो फोर्सेस लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कैसे लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कैसे लग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि सपोज ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट है क्या, ये एक सपोज एक लकड़ी का बॉक्स है, ये एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, और काफ़ी भारी है ये वुडन बॉक्स. तो हम करना क्या चाह रहे हैं, इसको धक्का देना चाह रहे हैं, यानी कि इसको हम पुश करना चाह रहे हैं. तो हमने सोचा कि हम एक बच्चे की हेल्प लेते हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो बच्चा छोटा है, तो वो ऐसा नहीं कि दम नहीं लगा सकता, वो फोर्स नहीं लगा सकता, वो बॉक्स को पुश नहीं कर सकता. पुश कर सकता है लेकिन उसका पुश इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि बॉक्स जो है ना धक्का खा करके आगे चला जाए. तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम दो बच्चों की हेल्प लेते हैं. तो हमारे पास दो बच्चे आ गए, बच्चा नंबर 1 और बच्चा नंबर 2. बच्चा नंबर 1 जो है वो F1 फोर्स लगाएगा और बच्चा नंबर 2 जो है वो क्या करेगा, F2 फोर्स लगाएगा. यानी कि अब हमारे पास जो वुडन बॉक्स है उसको पुश करने के लिए, उसको धक्का देने के लिए दो बच्चे आए हैं, पहला बच्चा दूसरा बच्चा. इसका मतलब क्या कि अब इस वुडन बॉक्स के ऊपर दो फोर्सेस लगने वाले हैं, एक F1 लगेगा और एक F2 लगेगा. अब इस पॉइंट की हम माने तो पॉइंट क्या बोल रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, या तो दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो या फिर दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हो. तो कैसे, देखो पहला केस ऐसा है कि ये जो हमारे पास वुडन बॉक्स है, इस वुडन बॉक्स के एक ही साइड में हम बोल रहे हैं कि दोनों बच्चे खड़े हैं और दोनों ही बच्चे यहीं पे खड़े रह के क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, यानी कि पुश कर रहे हैं. यानी कि F1 भी यहाँ पे लग रहा है इस डायरेक्शन में और F2 भी हम बोल रहे हैं कि इसी डायरेक्शन में लग रहा है. या आप ये बोल सकते हो कि जो दोनों ही फोर्सेस हैं वो कहाँ लग रहे हैं, टुवर्ड्स राइट लग रहे हैं. कहाँ लग रहे हैं, टुवर्ड्स राइट. ठीक है, तो बॉक्स के एक ही साइड में दोनों बच्चे खड़े हैं और दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं. तो दोनों ही जो फोर्सेस हैं F1 और F2 वो कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स राइट लग रहा है. अब एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये रहा आपका वही वाला वुडन बॉक्स. अब इस केस में क्या हुआ कि एक बच्चा यहाँ खड़ा है और दूसरा बच्चा यहाँ खड़ा है. तो ये वाला जो बच्चा खड़ा है ये भी क्या करेगा, बॉक्स को पुश करेगा, धक्का देगा, यानी कि F1 फोर्स लगाएगा. सिमिलरली यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है ये भी क्या करेगा, बॉक्स को धक्का देगा. पुश तो ये भी कर रहा है लेकिन कहाँ दे रहा है, कहाँ धक्का दे रहा है, इस वाले डायरेक्शन में दे रहा है, यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है. यानी कि F1 फोर्स भी लग रहा है और F2 फोर्स भी लग रहा है. दोनों ही बच्चे पुश कर रहे हैं, लेकिन इस पुश में फर्क क्या है, फर्क ये है कि दोनों ही जो पुशेस आ रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है. इस केस में देखो दोनों बच्चे मिल करके एक ही डायरेक्शन में बॉक्स को पुश कर रहे थे, लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस पॉसिबिलिटी में क्या हुआ कि दोनों बच्चे जो है ना बॉक्स के ऑपोजिट साइड में जाकर के खड़े हो गए और वहां से बॉक्स को जो है ना पुश कर रहे हैं. तो होगा क्या, F1 लगेगा कहाँ, टुवर्ड्स राइट, और F2 कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट. तो ये जो अपना पॉइंट है ना, ये एग्जैक्टली यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, या तो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगेंगे या फिर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं. ठीक है, इसके पहले क्या बोल रहा था कि दिस इज बिकॉज इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑल्सो चेंजेस. यानी कि ये तो साफ साफ हमको धमकी दे रहा है कि हमें क्यों
फोर्स के डायरेक्शन को कंसिडर करना चाहिए। इसलिए कंसिडर करना चाहिए क्योंकि अगर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया, या अप्लाइड फोर्स का जो डायरेक्शन है अगर वो चेंज हो गया, तो उस फोर्स के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों ही पॉइंट्स को और क्लियरली समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बढ़िया सा सिमुलेशन देख लेते हैं। सिमुलेशन मतलब क्या, सॉर्ट ऑफ एनिमेशन, ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है कि हमें अक्सर जो चीज़ें हैं ना एनिमेशन के थ्रू ही याद रह जाती हैं। अब यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मोशन की, ठीक है ना। मोशन यहाँ पे किस तरीके का हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज यहाँ पे क्या है, एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, एक लकड़ी का डब्बा है, वुडन ब्लॉक है, और यहाँ से हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको धक्का देना चाह रहे हैं, यानी कि इसको हम डिस्प्लेस करवाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको धक्का देना शुरू करेंगे। सपोज ये पर्सन क्या कर रहा है, उस ब्लॉक को धक्का देता जा रहा है। तो जैसे जैसे इस बंदे ने ब्लॉक को धक्का दिया वैसे वैसे हम बोलते हैं कि जो ब्लॉक है हमारा वो क्या कर रहा है, मूव करता जा रहा है। इनिशियली हमारा जो बॉक्स था वो कैसा था, रेस्ट पोजीशन पे था, रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने इसको धक्का देना शुरू किया, हमने बोला कि जो हमारा बॉक्स है वो क्या करने लगा, मूव करने लगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए हमने वो वाला स्टेटमेंट पढ़ा था कि एक फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के का जो स्टेट है, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज कर सकता है। अगर आपको याद हो तो हमने जो सबसे पहले सेशन के स्टार्टिंग में ही फोर्स की जो हमने डेफिनेशन देखी है, उस डेफिनेशन का एक पॉइंट ये भी है कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज कर सकता है। इनिशियली हमारा जो बॉक्स है वो एकदम रेस्ट पे था, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उस पर हमने फोर्स को अप्लाई किया तुरंत देखो वो जो बॉक्स है वो मूव करने लगा। ठीक है, हमारा जो बॉक्स है वो कहाँ मूव कर रहा था। अगर मैं इसको रीसेट कर दूं फिर से और इसके बाद में इसको हम स्टार्ट करें तो देखो अब यहाँ पे हुआ क्या कि इस पे हम फोर्स लगाना शुरू कर रहे हैं, है ना। फोर्स जैसे ही हमने लगाया तो फोर्स लग कहाँ रहा था, टुवर्ड्स राइट लग रहा था। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो फोर्स लगता है ना, उस फोर्स के डायरेक्शन को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है कि बंदे ने बॉक्स को धक्का देना शुरू किया, कहाँ फोर्स लग रहा है, टुवर्ड्स राइट लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉक्स होगा वो भी कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट ही मूव करेगा। आई बात समझ में। कितना फोर्स लग रहा है, 26 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर इस फोर्स को हम बढ़ा देंगे 44 न्यूटन कर देंगे तो देखो अब जो बॉक्स होगा ना वो और तेजी के साथ, ज्यादा स्पीड के साथ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन हम बोलते हैं कि वो फोर्स होता है जो कि 1 kg मास को मूव करने में हेल्प करे। तो कितनी स्पीड के साथ मूव करने में हेल्प करे, तो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव करने के लिए आप बोल सकते हो कि हेल्प करे। वो फोर्स होता है कौन सा, 1 न्यूटन फोर्स। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हम बॉक्स को फोर्स कर क्या रहा है कि इस बॉक्स को मूव करवा रहा है, यानी कि वो इनिशियली रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे आ गया, जब हमने जाकर के उस पर फोर्स अप्लाई किया। तो डेफिनेटली फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट के का जो स्टेट है ऑफ रेस्ट उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फिर इसके बाद में हमने बोला कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स से होता क्या है कि बॉक्स मूव तो कर रहा है, लेकिन कहाँ मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है ना उसी डायरेक्शन में बॉक्स हम बोलते हैं कि मूव करता है। जैसे जैसे आप फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे, जैसे जैसे भाई होता क्या है मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम बोलते हैं कि फोर्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करता है। हम ये बोलते हैं ना कि सामने वाला जो फोर्स है वो हमारे फोर्स से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो बराबर भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली फोर्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको, मैग्नीट्यूड को। तो जैसे जैसे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आप बोल सकते हो कि स्पीड देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी बढ़ती जा रही है। क्यों, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाओगे उतना हम बोलते हैं कि जो स्पीड है हमारे बॉक्स की वो बढ़ती जाएगी। तो अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसका मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसका मतलब क्या कि जो स्पीड होगी वो भी बढ़ जाएगी। अब एक काम करते हैं, अभी जब हमने फोर्स लगाया था टुवर्ड्स राइट तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स राइट ही जा रहा है। अब एक काम करते हैं, अब हम फोर्स कहाँ लगाते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट लगाते हैं। तो अब हमें देखना है कि टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगाने पे होगा क्या। टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगाने पे हम बोल रहे हैं कि अब हमारा जो बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा वो देखो लेफ्ट में जो है ना मूव करने लगेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा।
तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? फोर्स का, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया ना, अल्टीमेटली जो मोशन है वो उसी डायरेक्शन में होने वाला है। इसको और क्लियरली समझने के लिए यहाँ पे हम नेट फोर्स का कंसेप्ट समझते हैं कि एग्जैक्टली नेट फोर्स होता क्या है। अच्छा, एक चीज़ और सुन लो कि फोर्स की, जैसे कि हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दो डायरेक्शन से लग सकता है, या तो लेफ्ट से लगेगा या हम बोलते हैं कि राइट से लगेगा। तो अगर जैसे कि हम बोल रहे हैं कि फोर्स की दो डायरेक्शंस हैं, तो एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना पड़ता है और दूसरे डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ता है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि टुवर्ड्स राइट जो फोर्स लग रहा है, अगर राइट लगने वाले फोर्स को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट तरफ या लेफ्ट साइड में लगने वाला जो फोर्स है उसको आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो फोर्सेस की दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना होता है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे सपोज एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हमको क्या करना है, मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बंदा लेकर के आएंगे और उसको यहाँ पे हम बोलते हैं कि खड़ा कर देंगे। अब ये बंदा करेगा क्या, यहाँ पे ये पुश नहीं करेगा, यहाँ पे इसको ये पुल करेगा। ठीक है, कितना फोर्स लगा रहा है वो हम देख लेते हैं। ये बंदा फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का। तो इस 50 न्यूटन के फोर्स से होगा क्या, जो अपना जो ट्रॉली है, जो बॉक्स है, वो हम बोलते हैं कि मूव करने लगेगा। ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि बंदा फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है, 50 न्यूटन का। और कहाँ लगा रहा है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट लगा रहा है। इसीलिए जो बॉक्स है, जो ट्रॉली है, वो कहाँ जा रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में ही जा रही है। अब एक काम करते हैं, अब जो है ना, हम एक और सामने बंदा को खड़ा कर देते हैं। अब ये भी क्या कर रहा है, ये भी हम बोलते हैं कि सेम अमाउंट का, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड का, यानी कि सेम स्ट्रेंथ का फोर्स लगा रहा है। कितना, 50 न्यूटन का। तो ये वाला भी, ब्लू वाला भी 50 न्यूटन लगा रहा है और रेड वाला भी हम बोलते हैं कि 50 न्यूटन लगा रहा है। यानी कि अब इस ट्रॉली के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ट्रॉली के ऊपर दो फोर्सेस लगने वाले हैं और दोनों ही फोर्सेस क्या होने वाले हैं, 50 और 50 न्यूटन के होने वाले हैं। यानी कि ये भी 50 न्यूटन से हम बोलते हैं कि खींचेगा और ये भी 50 N से ही खींचेगा। अब जरा देखते हैं कि होता क्या है। होगा ये कि लगा तो दोनों ही रहे हैं फोर्स, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ट्रॉली को या बॉक्स को मूव करना चाहिए था। पहले तो मूव कर रहा था, जब ये नीला वाला खींच रहा था तब तो मूव कर रहा था, लेकिन अब जब सामने रेड वाला खींचने को आया है तो ये जो बॉक्स है, तो ये जो ट्रॉली है, ये अब मूव नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फोर्स है, जो सम है फोर्सेस का, वो क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। क्यों हो चुका है जीरो, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया कि डायरेक्शन, फोर्स का जो डायरेक्शन है, अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ता है। हम ये मानते हैं कि अगर राइट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लेते हैं क्या, पॉजिटिव, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको हम लेंगे क्या, नेगेटिव। अब ये जो नीला वाला है, ये नीला वाला कर क्या रहा है, ये टुवर्ड्स अपने तरफ जो है ना, ये ट्रॉली को खींचने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट लगा रहा है। तो जो टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगेगा ना, इसको आप केवल 50 न्यूटन नहीं बोलोगे, इसको आप -50 न्यूटन बोलोगे। क्यों, क्योंकि ये जो रेड वाला है, ये कहाँ फोर्स लगा रहा है भाई, ये तो खींच रहा है ना, इसका मतलब क्या, ये टुवर्ड्स राइट फोर्स लगा रहा है। तो टुवर्ड्स राइट जो फोर्स लगता है उसको हम ले रहे हैं क्या, पॉजिटिव। तो उसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा उसको हम लेंगे क्या, नेगेटिव। तो रेड वाला जो फोर्स लगा रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव 50 न्यूटन, और लेफ्ट वाला जो फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि जो ब्लू वाला फोर्स लगा रहा होगा, वो क्या होगा, -50 न्यूटन। तो इसने लगाया +50 न्यूटन का फोर्स और इसने लगाया -50 न्यूटन का फोर्स। तो अगर हम टोटल फोर्स निकालेंगे कि इस ट्रॉली के ऊपर टोटल फोर्स लग कितना रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम 0 लग रहा है। क्यों, +50 न्यूटन -50 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है ना, हम थोड़ा सा फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा देते हैं। कितना कर दिया अब हमने यहाँ पे, 100 न्यूटन कर दिया। देखो यहाँ पे हुआ क्या, पहले यहाँ पे 50 था, यहाँ पे भी 50 था, अब यहाँ पे हमने बढ़ा करके डबल कर दिया, यानी कि अब यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स हो चुका है। यहाँ पे अभी भी कितना है, 50 न्यूटन है। तो अब अगर आप नेट फोर्स निकालोगे कि इस ट्रॉली के ऊपर आखिर टोटल फोर्स लग कितना रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टुवर्ड्स राइट जो फोर्स लग रहा है वो हुआ आपका पॉजिटिव, और टुवर्ड्स लेफ्ट जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये कितना हुआ, -100, और ये कितना हुआ, 50। तो यहाँ पे इस ट्रॉली के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, -50 का लगेगा।
जाएगा। और इस -50 के कारण ही जो ट्रॉली है वो कहाँ मूव कर रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि टुवर्ड्स लेफ्ट ही हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा फोर्स लग रहा है। -50 का मतलब क्या है, माइनस मतलब कि फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है। तो अगर लेफ्ट में लग रहा है इसका मतलब क्या कि ट्रॉली कहाँ जाएगी, लेफ्ट में ही तो जाएगी ना। तो फोर्स का ये सिग्निफिकेंस है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक और बंदा खड़ा कर देते हैं। जैसे ही हमने बंदा खड़ा करा, वापस इनको लेकर के आते हैं। अब देखते हैं, अब हम बोल रहे हैं कि टुवर्ड्स राइट भी 100 न्यूटन लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट भी हम बोल रहे हैं कि 100 न्यूटन ही लग रहा है। तो क्या अब हमारी ट्रॉली मूव कर रही है? नहीं कर रही है। क्या करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो नेट फोर्स है देखो वो दोबारा क्या हो गया है, 0 हो गया है। होना ही था। जब आप बोल सकते हो कि सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा कहाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप बोल सकते हो कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होने वाला है, 0 ही होने वाला है। एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है दोनों ही फोर्सेस की वो कैसी है, बराबर बराबर है। यहाँ भी 100 न्यूटन, यहाँ भी 100 न्यूटन, लेकिन फ़र्क क्या है, डायरेक्शन का फ़र्क है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली फोर्स का डायरेक्शन ही डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ होने वाला है। अगर फोर्स ज़्यादा यहाँ लगेगा तो जो मोशन है वो यहाँ हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि सपोज फोर्स यहाँ ज़्यादा लग गया, अब यहाँ पे कितना लग रहा है, 200 लग रहा है, और यहाँ पे 100 लग रहा है, तो जहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा वहीं पे हम बोलते हैं कि मोशन का डायरेक्शन हम बोलते हैं कि वही वाला हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब मुझे लगता है कि आप कभी भी नहीं भूलोगे कि फोर्स के डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस भी डायरेक्शन में, मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर तो वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना होगा और दूसरे डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना ही होगा। तभी आप क्या कर सकते हो, नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ज़रूरी नहीं है कि मैम ने बोला है कि टुवर्ड्स लेफ्ट जो फोर्स होता है उसको हम नेगेटिव लेंगे और टुवर्ड्स राइट को हम पॉजिटिव लेंगे। आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो। अगर आपको लेफ्ट वाला फोर्स पॉजिटिव लेना है और राइट वाला फोर्स नेगेटिव लेना है तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि if the two forces applied to an object act in the same direction, then the resultant force acting on the object is equal to the sum of the two forces. In other words, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि दो फोर्सेस अगर लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि सेम डायरेक्शन में है, देन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने बोला कि F1 कितना लग रहा है, F1 लग रहा है 20 न्यूटन और F2 कितना लग रहा है, F2 लग रहा है 10 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कितना हो जाएगा, 20 + 10 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन फोर्स के कारण हम बोलते हैं कि जो बॉक्स होगा वो टुवर्ड्स राइट में, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, in other words when two forces act in the same direction their effective magnitude increases। obvious सी बात है, जब दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, या एक ही डायरेक्शन में हम बोलते हैं कि अप्लाई होते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उनका जो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप खुद देखो ना, इंडिविजुअल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे थे, 20 और 10, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स निकल करके आया है वो कितना है, 30 है, यानी कि वो 20 से भी ज़्यादा है और 10 से भी ज़्यादा है। तो अगर सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो जो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज ही हो जाएगा। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल है भाई, सपोज देयर इज अ हैवी बॉक्स विच वन मैन कैन मूव ओनली बाय पुशिंग इट वेरी हार्ड। एक बहुत ही हैवी सा बॉक्स है और इसको एक जो आदमी है वो तभी मूव कर सकता है जब उसको वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पुश करेगा। नाउ इफ टू men push this heavy box in the same direction, it becomes much easier to move the heavy box। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक बॉक्स को धक्का देना है, वो बहुत ही भारी है। आप बोलोगे कि हम फोर्स लगाएंगे भी, हम ताकत लगाएंगे भी, तो भी वो जो डब्बा है, वो जो बॉक्स है, वो हिलने नहीं वाला अपनी जगह से। तो हम क्या करेंगे, अपने घर में अपने किसी फ्रेंड की जो है ना हेल्प ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब दो लोग मिल करके एक बॉक्स के ऊपर धक्का लगाएंगे, पुश लगाएंगे सेम डायरेक्शन से, तो अब हमारे लिए उस बॉक्स को मूव करवाना बहुत ही आसान हो जाएगा। दिस इज बिकॉज व्हेन द टू men अप्लाई देयर फोर्सेस टू पुश टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, ये फोर्सेस ऑफ पुश टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, द टू फोर्सेस एड अप टू प्रोवाइड अ मच बिगर फोर्स। सीधी सी बात है, जब दो फोर्सेस कंबाइन होते हैं तो एक
काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एक मच बिगर फोर्स जो है ना बन जाता है, या आप बोल सकते हो कि जो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो इंक्रीज हो जाता है। 20 और 10 न्यूटन का फोर्स मिला करके कितना होता है, 30 न्यूटन का फोर्स होता है, और ये 30 न्यूटन का फोर्स सफिशिएंट होता है कि वो एक भारी बॉक्स को मूव कर पाए। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था कि एक बॉक्स है जिसको क्या कर रहे हैं, दो बच्चे मिलके पुश कर रहे हैं। पुशिंग तो यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, लेकिन फ़र्क कहाँ है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आकर के पुश कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही बच्चे ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर के बॉक्स को पुश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो डिस्प्लेसमेंट है बॉक्स का वो कौन से वाले केस में आपको दिखाई देगा, ये वाले में या ये वाले में? तो मेरे हिसाब से तो इस वाले केस में आपको बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बच्चे कर क्या रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आकर के फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि इनके जो फोर्सेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन होकर के एक बड़ा फोर्स बना लेंगे, और इस बड़े फोर्स के कारण जो बॉक्स है वो शिफ्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो इनकी अलग ही खिचड़ी पक रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ताकत तो यहाँ भी लगा रहे हैं, फोर्स तो ये दोनों यहाँ भी लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, ऑपोजिट है। अब हम बोल रहे हैं कि सपोज ये लगा रहा है 30 न्यूटन का फोर्स और ये भी लगा रहा है कितना, 30 न्यूटन का फोर्स। तो क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो अगर आप ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो ये वाली डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे टुवर्ड्स राइट जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, पॉजिटिव 30 न्यूटन है, और टुवर्ड्स लेफ्ट जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, -30 न्यूटन है, यानी कि नेगेटिव 30 न्यूटन है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब फोर्स लग ही नहीं रहा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स हम बोल रहे हैं कि 0 हो रहा है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोई भी हम बोलते हैं कि शिफ्ट यहाँ पे आपको देखने को वैसे भी नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? चलो फिर इसके बाद में एंड द बिगर फोर्स कैन मूव द हैवी बॉक्स वेरी इजीली। ठीक है, इफ द टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। क्या बोला, क्या जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं वो भी कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो नेट फोर्स होता है एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। हम क्या करेंगे, दोनों ही फोर्सेस के बीच में जो है ना डिफरेंस निकालेंगे, और वो डिफरेंस किसके बराबर होगा, नेट फोर्स के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स व्हेन द टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देयर इफेक्टिव मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर हमने क्या बोला, दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 30 लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, 10 लग रहा है, तो इफेक्टिव मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो फिर इसके बाद में क्या बोला गया है, दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सपोज देयर इज अ हैवी बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, लेट द टू मैन पुश दिस बॉक्स फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शंस, वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड द अदर फ्रॉम द राइट साइड. Assuming that one of the men is stronger of the two and applies a larger pushing force than the other man, we can say that the box will move in the direction in which a larger force is applied by the stronger man. The box will, however, move very slowly in this case because the net force acting on the box is in this case is equal to the difference in the magnitudes of the two forces applied by the two men, and this net force is small. Obvious सी बात है ना, अगर दो लोग मिलकर के सेम डायरेक्शन में पुश करेंगे तो जो बॉक्स है, पहली बात तो वो मूव भी करेगा, बड़े आसानी से मूव करेगा, प्लस हम बोलते हैं कि जिस स्पीड के साथ वो मूव करेगा वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहे होंगे, है ना, हम बोल रहे हैं कि 10 यहाँ लग रहा है, 30 यहाँ लग रहा है, और 10 हम बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो नेट इफेक्टिव फोर्स होगा वो कितना निकल करके आएगा, 20 न्यूटन निकल करके आएगा। तो अब इस 20 न्यूटन की फोर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, बॉक्स को शिफ्ट करेंगे। तो अब जो ऐसा नहीं है, बॉक्स तो शिफ्ट होगा, लेकिन वो जो जिस स्पीड के साथ जाएगा ना, वो स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इफेक्टिव फोर्स है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। इससे अच्छा तो ये जो 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है ना, ये लगता ही नहीं तो ज़्यादा बेटर होता। क्यों? क्योंकि देखो ना, पहले तो टुवर्ड्स राइट 30 न्यूटन लग रहा था, हमने सोचा कि अगर हम थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा लें, किसी की हेल्प अगर हम ले लें तो हमारे लिए बॉक्स को शिफ्ट करना और आसान हो जाएगा। हमने हेल्प तो ली किसी की, लेकिन ये नहीं देखा कि वो हेल्प कर किस डायरेक्शन में रहा है, वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन से हेल्प कर रहा है, और इस ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण जो आपका नेट फोर्स है वो तो और कम हो गया। इससे अच्छा तो हेल्प हम लेते ही नहीं किसी की, तो ज़्यादा बेटर होता हमारे लिए।
If the two forces applied to an object are equal in the magnitude and act in the opposite direction, then the net force acting on the object is 0. Obvious सी बात है, 30 अगर यहाँ से लगेगा और 30 यहाँ से भी लगेगा तो net force कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Since the net force acting on the object is 0, in this case no object does not move at all, it remains at the same position. जब नेट फोर्स 0 हो रहा है इसका मतलब क्या कि कोई फोर्स नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका मतलब क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द टू मैन पुश अ वेरी हैवी बॉक्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस बाय अप्लाइंग एग्जैक्टली इक्वल फोर्सेज, देन द हैवी बॉक्स विल नॉट मूव एट ऑल. देखो यहाँ पे तो फिर भी सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी. माना कि यहाँ पे जो दूसरा फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, जिसके कारण जो इफेक्टिव फोर्स है, नेट इफेक्टिव फोर्स, वो क्या हो गया था? कम हो गया था. लेकिन फिर भी इस कम फोर्स के कारण भी क्या हो रहा था? जो बॉक्स है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा था. हालांकि स्पीड कम थी उस ऑब्जेक्ट की मूविंग की, लेकिन फिर भी मूव तो कर रहा था ना. लेकिन अब क्या हुआ? अब हम बोल रहे हैं कि सेम इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण जो इफेक्टिव फोर्स है वो कितना हो गया है? 0 हो गया है. और इस 0 फोर्स के कारण अब तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बॉक्स है, वो मूव करेगा ही नहीं. तो ये सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा क्या है? वर्स्ट है. फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि इट विल रिमेन इट वॉज. अच्छा, अ फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस केस ऑफ इक्वल फोर्सेज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द गेम कॉल्ड टग ऑफ वॉर. हमने रस्सी खींचम खींच आप सभी ने जरूर खेली होगी, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं? टग ऑफ वॉर कहते हैं. इन दिस गेम 2 टीम्स होती हैं लोगों की, और वो क्या करते हैं? एक रस्सी को पुल करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में. मेंबर ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल रोप इन देयर डायरेक्शन. ये वाली जो टीम होगी ये रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, वो वाली जो टीम होगी वो रस्सी को अपने साइड में पुश करने या पुल करने की, खींचने की कोशिश करेगी. ठीक है. व्हेन द 2 टीम्स pull the rope equally hard by applying equal forces, the rope does not move in any direction. अब दोनों ही टीम्स में हम बोल रहे हैं कि बराबर बराबर के मेंबर हैं, और वो मेंबर्स क्या कर रहे हैं? फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन कैसा लगा रहे हैं? इक्वल लगा रहे हैं. ठीक है ना. लेफ्ट में भी हम बोल रहे हैं कि 50 न्यूटन लग रहा है, राइट में भी हम बोलते हैं कि 50 न्यूटन लग रहा है. तो होगा क्या कि जब इक्वल फोर्सेस लगेंगे तो जो रोप होगी वो किसी भी डायरेक्शन में जो है ना मूव नहीं करेगी. एट दिस पॉइंट of time, the two teams are applying equal but opposite forces to the rope, due to which the net force acting on the rope is 0 and hence the rope does not move. अब फोर्स तो लग रहा है रोप के ऊपर, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जो नेट फोर्स है वो 0 हो जा रहा है. क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं, जो कि दोनों टीम्स लगा रही हैं, वो कैसे हैं? बराबर हैं और इक्वल तो हैं, लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं? ऑपोजिट हैं, जिसके कारण नेट फोर्स क्या होगा? 0 हो जाएगा, और इसके कारण रोप जो है वो मूव नहीं करेगी. Actually, the equal and opposite forces applied on the rope cancel each other's effect. यानी कि जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं ना, इक्वल और ऑपोजिट वाले, वो कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं. अल्टीमेटली द टीम विच पुल्स द रोप हार्डर बाय अप्लाइंग ग्रेटर फोर्स विंस द गेम. और अल्टीमेटली वो वाली टीम जो कि ज़्यादा फोर्स लगाएगी रोप के ऊपर, वो टीम हम बोलते हैं कि जीत जाएगी. क्यों? क्योंकि जब वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो जो रोप है वो उस ज़्यादा फोर्स वाले डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, और जहाँ रोप मूव करेगी इसका मतलब वो जो टीम है वो जीत जाएगी. ठीक है. तो पूरा खेल किसका होता है? फोर्स का ही होता है. तो आज के इस सेशन में हमने बहुत सारी बातें करी हैं फोर्स के ऊपर. उम्मीद करती हूँ कि सभी बातें आपको समझ में आई होंगी. सिमुलेशन भी हमने देखा है, सिमुलेशन से चीज़ों को समझने की कोशिश करी है. तो सबसे पहले तो हमने बात करी थी कि आखिर ये जो फोर्स है इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. तो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अब जब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं तो मुझे लगता है कि हम फोर्स की इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जब एग्जाम में लिखने को आएगा कि डिफाइन फोर्स, तो हम कुछ इस तरीके से बहुत ही आराम से और प्यार से फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं. सबसे पहले तो हमने ये सीखा था कि आखिर फोर्स है क्या. तो लेमन लैंग्वेज में हमने सीखा था कि हाँ, पुल या पुश, उसी को हम बोल देते हैं फोर्स. फिर इसके बाद में फोर्स क्यों आता है? क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसी इंटरेक्शन के कारण हम बोलते हैं कि फोर्स आता है, और इस फोर्स के कारण हम बोलते हैं कि आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलता है. फिर इसके बाद में इसका आप बोल सकते हो कि कोई भी जो फोर्स है वो एक दूसरे फोर्स से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है. यानी कि किसी भी फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको क्या चाहिए है? मैग्नीट्यूड चाहिए है. और इस मैग्नीट्यूड को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? SI यूनिट की टर्म्स में, यानी कि न्यूटन में. फिर इसके बाद में फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ होने वाला है ये फोर्स का डायरेक्शन ही क्या करता है? आप बोल सकते हो कि डिटरमाइन करता है. आई बात समझ में? तो डेफिनेशन क्या हो सकती है फोर्स की? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ
रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी का जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशन है उसको चेंज करने के लिए कैपेबल होता है कौन? एक फोर्स, जो कि क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है। इसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, एक डायरेक्शन भी होता है। द डायरेक्शन टुवर्ड्स विच द फोर्स इज अप्लाइड, उसी को हम बोलते हैं क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंड द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। तो इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद में, चीज़ें पढ़ने के बाद में, आई होप फोर्स की ये जो डेफिनेशन है सबको समझ में आई होगी। तो इस सेशन का हमारा टारगेट यही था कि सेशन के एंड तक जो भी हम बातें करें उन बातों से फोर्स का जो कंसेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो सभी बच्चों को क्या हो जाए? एकदम क्लियर हो जाए। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे? फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो लेकिन तब तक आप क्या करेंगे? आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे आप सर्च करोगे उसको, आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो, आपके सामने आता है ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहता है इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जहाँ पे इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करते हो, आपके सामने ऑप्शन आता है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके सामने क्लास 12 से लेकर के क्लास 1 तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। अब सपोज आपको क्या करना है? क्लास 8 की साइंस देखनी है, तो आप क्या करोगे? क्लास 8 पे जाकर के आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्लास 8 साइंस के जितने भी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं या जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स आपको यहाँ पे होंगे अवेलेबल। सपोज आपको क्या करना है? जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये देखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इस पे जाकर के आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट सेशन है हमारा इंट्रोडक्शन वाला, वो आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो कुछ ऐसे ही आप इस चैप्टर के सभी लेक्चर्स, ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के आप लेक्चर्स देख सकते हो। तो YouTube पे आपकी जो हमेशा कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, या मिलती भी है तो उसमें जो सीक्वेंस है टॉपिक्स का, वीडियोस का, वो ऊपर नीचे होता है, तो नहीं समझ में आता कि हमें कौन से वीडियो के बाद में कौन सा वाला टॉपिक देखना है, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो ऐसा कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स, सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में आपको यहाँ पे अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।